हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आइए फिजिक्स के 7 डेज टारगेट बैच में हम अपने आगे की ओर चैप्टर्स की ओर स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आज आपको तरंग के साथ साथ ध्वनि तरंग भी आप कंप्लीट कराने जा रहा हूं रिवीजन के, और बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं तरंग की बात करता हूं। तरंग से हम क्या समझते हैं? देखिए, तरंग का अर्थ क्या होता है कि हम सब ने अपने लाइफ में देखा होगा, हम तालाब जाते हैं या किसी भी ऐसे पॉन्ड पे जाते हैं जहां पे पानी का ठहराव होता है। जब हम उसमें कोई पत्थर फेंकते हैं या डालते हैं तो आपको उसके चारों तरफ सतह में क्या दिखाई देगा? विक्षोभ उत्पन्न होता दिखाई देगा, ठीक है, जो आपको दूर बढ़ते जाएगा, ऊपर नीचे गति करता हुआ, और वही आपका क्या कहलाता है? तरंग कहलाता है। ठीक है, अब ये तरंग जो होती है दोस्तों, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी यांत्रिक तरंग और एक होती है आपकी अयांत्रिक तरंगे। अब इसमें देखिए, रेलवे क्वेश्चन क्या पूछती है कि अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल क्या है, अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल क्या है, बट ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, यांत्रिक तरंग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होती है आपकी अनुदैर्ध्य तरंग, एक होती है आपकी अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे दोस्तों वे तरंगे होती हैं जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब माध्यम का अर्थ यहां पे हम समझ सकते हैं ठोस, द्रव और गैस। क्लियर हो गया? जबकि अनुप्रस्थ तरंग की बात करेंगे तो इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये और अनुदैर्ध्य का जो हमारा एग्जाम्पल है वो ध्वनि है। जैसे, ठीक है, देखिए यहां पे हम अनुदैर्ध्य की बात कर रहे थे। अनुदैर्ध्य में मैंने आपको बताया अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक, अब माध्यम में क्या क्या आपके? ठोस, द्रव और गैस। क्लियर? अनुप्रस्थ की बात करूंगा मैं तो अनुप्रस्थ में आपको ध्यान रखना है प्रकाश। प्रकाश आपका देखिएगा, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचता है, कई जगह माध्यम है, कई जगह माध्यम नहीं है, कई जगह निर्वात है, फिर भी सूर्य का प्रकाश जो है वो हमारी धरती तक पहुंचता है। ठीक है, तो इसीलिए क्लियरली पता चल रहा है कि ध्वनि के लिए हम जैसे टेलीफोन में किसी से बात करते हैं, ठीक है, टेलीफोन क्या होता है? या तो वायरलेस होता है या तो वायर के माध्यम से होता है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए हमको माध्यम चाहिए। बिना माध्यम के चांद पे हम जाएंगे तो क्या हम बात कर सकते हैं? नहीं बात कर सकते हैं, क्योंकि हम वहां पे बात करने के लिए वातावरण ही नहीं है, और वातावरण नहीं है इसलिए जो माध्यम हमें चाहिए वो माध्यम हमें नहीं मिल पाता वहां पे, जिस कारण हम चांद पे बात नहीं कर सकते हैं। अब यांत्रिक तरंग के उलट हम अगर अयांत्रिक तरंगों की बात करते हैं, अयांत्रिक तरंगों को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अब खास बात यह है, इनकी दो प्रॉपर्टीज आपको हमेशा याद रखनी है। विद्युत चुंबकीय तरंगे उदासीन होती हैं, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे उदासीन होती हैं और ये फोटोन की बनी होती हैं। फोटोन की बनी होती है। देखिए, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आता है, बंडल्स के रूप में आता है, जिन्हें फोटोन कहा जाता है। हम उनको नाम दे दिए हैं कि वो क्या है? आपके फोटोन है। ठीक, अच्छा, इसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है इनको भी चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर हो गया इतना बात? अब देखिए, दो क्वेश्चन आपसे रेलवे का फेवरेट बनता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आपको दोनों को ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहां पे कैटेगराइज कर दिया है कि इतनी सारी जो है आपकी ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अब देखिए, अगर आप नहीं वाले को भी याद कर लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा, या जो है इनको भी याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अच्छा ज्यादा होगा कि आप दोनों को याद कर लीजिए, कभी दिक्कत ही नहीं होगी। आइए देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। सबसे पहले है आपका अल्फा बीटा। देखिए, अल्फा बीटा में तीन कॉन्सेप्ट होता है, अल्फा बीटा गामा। तो ये रेडियो एक्टिव जो पार्ट आएगा, रेडियो सक्रियता, वहां मैं आपको पूरा अच्छे से बता दूंगा कि क्या होता है फंक्शन इसमें। अल्फा बीटा जो होती है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, पर जो रेडियो सक्रिय तत्व होता है वो फाइनली क्या होता है? गामा किरणें छोड़ता है। ठीक है, और तो गामा क्या है आपकी यहाँ पे जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, जबकि अल्फा और बीटा आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। उसके बाद कैथोड, कैनाल, पराश्रव्य तरंग और ध्वनि तरंग, ये जो है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक, अब बात करते हैं हम विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन सी है। ये तो नहीं वाला कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो गया है। में सबसे इंपॉर्टेंट देखिए मैंने कैसे बनाया है। सबसे पहले तरंग के नाम लिख दिया है मैंने, उसके बाद खोजकर्ता के नाम लिख दिया है, और उनके जो खास सबसे इंपॉर्टेंट जो रेलवे जो प्रश्न पूछता है उनके उपयोग मैंने लिख दिए हैं। आप कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो या तो खोज से या तो उनके उपयोग से कहीं ना कहीं आपको एक सवाल देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट है हमारा दोस्तों गामा किरणें। गामा किरणें, गामा किरणों की खोज की थी पॉल विलार्ड ने। ठीक है, गामा किरणों की खोज किसने की थी? पॉल विलार्ड ने की थी। अब देखिए, गामा किरणें होती हैं जो दोस्तों
इनकी वेधन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। वेधन क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर अधिक होने के कारण इनका उपयोग जो है चिकित्सीय कार्यों में किया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है एक्स किरणें। एक्स किरणें, सबसे पहली बात की एक्स किरणों की जो खोज है किसने की थी? इनका पूरा नाम है W.K. रॉन्टजन। फिजिक्स का पहला नोबेल भी इन्हें इसी की खोज के लिए दिया गया था। अगर हम बात करें, इनका उपयोग चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। चिकित्सा में कैसे? देखिए, एक्सरे किरणों की खासियत ये होती है कि ये हमारे मांस को भेद जाती हैं लेकिन हड्डी को पार नहीं कर पाती हैं। ठीक है, जब हड्डी कहीं से फ्रैक्चर होती है या टूटती है, जब उनका एक्सरे कराया जाता है तो आपको डॉक्टर क्या बताता है कि आपकी हड्डी यहां से टूटी हुई है, इतना क्रैक है। क्यों बता पाता है? क्यों? क्योंकि एक्सरे किरणों की ही खासियत होती है, वो हमारे मांस को तो भेद के चली जाएंगी अंदर, बट हड्डी को पार नहीं कर पाती है। क्लियर हो गया? और अगर मैं औद्योगिक क्षेत्र की बात करता हूं, ये तो चिकित्सीय क्षेत्र की हो गया। अगर मैं औद्योगिक क्षेत्र की बात करता हूं तो आपके जो बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए जाते हैं दोस्तों, बड़े बड़े जो पुल बनाए जाते हैं, उनमें दरार का पता लगाने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। औद्योगिक क्षेत्र में क्या, तो बड़े बड़े आपके जो ब्रिज बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, टावर्स बनती हैं, उनमें भी कहीं कहीं क्रैक आ जाता है, दरार पड़ जाती है। तो उस दरार से बहुत बड़ा नुकसान ना हो, उसके लिए भी हम क्या करते हैं? एक्स किरणों का मदद लेते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें मतलब अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज का मुख्य सोर्स है हमारा सनलाइट। सन से जो लाइट आती है उसमें जो आपके पराबैंगनी किरणें होती हैं, ओजोन उन पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक, तो पराबैंगनी किरणें और इसकी खोज आपको याद रखनी है बस। क्या है ये? इनकी खोज रिटर नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक, अगला है हमारा दृश्य विकिरण। इंग्लिश में बोले तो विजिबल रेज। विजिबल रेज मतलब क्या? हम जिन्हें अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, विजिबल रेज मतलब क्या? जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। इसमें आपका क्या आ जाएगा? इनकी खोज की थी न्यूटन साहब ने, सर आइजैक न्यूटन ने इनकी खोज की थी। अगला है दोस्तों औरक्त किरणें। औरक्त किरणों की जो खोज है वो हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। और सबसे खास बात क्या है, इसमें कोहरे या कुहरे आप लिख लीजिए। कुहरे में जो फोटोग्राफी होती है, कुहरा मतलब जब आपका विजिबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है, तो उस विजिबिलिटी कम में हम किन किरणों का उपयोग करते हैं? तो औरक्त किरणों का। ये भी क्वेश्चन बनता है रेलवे में कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग कुहरे में फोटोग्राफी करने हेतु किया जाता है? आपको चार ऑप्शन दे देगा, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण और औरक्त किरण। तो आंसर क्या होगा आपका? औरक्त किरणें। औरक्त किरणों की खोज किसने की थी? तो हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। और लास्ट के दो है दोस्तों, लघु रेडियो तरंग और दीर्घ रेडियो तरंग। लघु रेडियो तरंगों की खोज हेनरिक हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने की थी। इनका उपयोग रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोन में किया जाता है। ठीक, लास्ट है दीर्घ रेडियो तरंग। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने की थी। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछता है बेतार का तार, वायरलेस, उसकी खोज भी किसने की थी? ध्यान रखिएगा, मार्कोनी साहब ने। इसके बाद हम दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे की ओर और ध्वनि पे बात करते हैं। ठीक है, आइए अब हम ध्वनि तरंग पे हम डिस्कशन करते हैं। दोस्तों ध्वनि तरंग अभी हमने देखा, चूंकि ध्वनि तरंग आपकी क्या है? एक अनुदैर्ध्य तरंग है। इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और आपसे रेलवे प्रश्न पूछता है कि ध्वनि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ध्वनि के अध्ययन को एकॉस्टिक्स कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, अब देखिए, कई लोग बोलते हैं ये तीनों ध्वनि के प्रकार हैं, ठीक है, अवश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य, लेकिन याद रखिएगा ये ध्वनि के प्रकार नहीं है। ध्वनि के ये आवृत्ति मतलब जो उनकी ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है, उनको तीन भागों में बांटा गया है, अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। अवश्रव्य हमको नाम से क्लियर हो रहा है। अवश्रव्य मतलब जिन्हें हमारी कान नहीं सुन सकती है। तो इसमें एक डाटा फिक्स किया गया है कि 20 एचजेड, एचजेड का मतलब होता है दोस्तों हर्ट्ज। आवृत्ति का ये मात्रक होता है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी को हम चूंकि हर्ट्ज में मापते हैं, इसलिए अवश्रव्य तरंगे जो होती हैं ये 20 एचजेड से कम होती हैं। इन्हें मनुष्य के या हमारे कान नहीं सुन सकते हैं। ठीक, अगला होता है श्रव्य तरंग। श्रव्य तरंग मतलब जिन्हें हमारी मनुष्य की कानें सुन सकती हैं। 20 एचजेड से 20,000 एचजेड के बीच इनका होता है। ठीक है, 20 से 20,000 एचजेड के बीच में। और तीसरा जो आपका आता है वो है पराश्रव्य तरंगे।
क्योंकि देखिए दोस्तों, पराश्रव्य तरंगे, एक क्वेश्चन याद यहां से रखना है हमें कि पराश्रव्य तरंगों की खोज गाल्टन नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी, और इनका जो ये है आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 HZ से अधिक होता है, और इन्हें भी हमारी मनुष्य की सामान्य कान नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि पराश्रव्य तरंगों के उपयोग की बात करें अगर हम, तो इनका उपयोग सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है, साथ ही साथ संकेत भेजने में, दूर संकेत भेजने में, समुद्र में गहराई का पता लगाने हेतु, ठीक, दूध में जो आपके दूध होते हैं उसमें जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, उनको खत्म करने के लिए भी आपका पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो आपके जो महंगे आर्टिकल्स होते हैं, सामान होते हैं, ठीक है, उनकी सफाई में भी आपके पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक, ये हमने क्या क्या देख लिया, अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आपसे कि निम्नलिखित में से किसका ध्वनि की चाल पर प्रभाव पड़ता है, किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, ताप बढ़ाने पे क्या होगा, दाब बढ़ाने पे क्या होगा। आइए धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करती है। माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करती है, जबकि ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगर ताप की बात करूंगा तो प्रति 1 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है। आपको डाटा याद रखना है। दाब दबाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उसका तापमान बढ़ा देंगे तो प्रति 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा कि ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी जो आवृत्ति होती है वो नहीं बदलती है। ठीक है, आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला है, अब देखिए ध्वनि के लक्षण पे अगर हम बात करते हैं तो ध्वनि के लक्षण को 3 पार्ट में बांटते हैं, प्रबलता, तारत्व और गुणता। प्रबलता होता है दोस्तों जिसमें मैंने शॉर्ट में लिखा है तेज और मंद। ध्वनि बहुत तेज सुनाई देगी या ध्वनि बहुत धीमी सुनाई देगी। मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, जैसे नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं मेरे भाइयों और बहनों, ध्वनि बहुत तेज रहती है, बहुत लाउड रहती है। वहीं जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो समझ में सामने वाले को नहीं आता है कि मनमोहन सिंह बोल भी रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। मतलब मैंने एक सिंपल सा मजाक के तौर पे आपको एक कंपेयर कराया है कि ध्वनि तेज या कम सुनाई देगी, मंद सुनाई देगी, किसके कारण, ध्वनि की प्रबलता के कारण। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका तारत्व। यहां से क्वेश्चन पूछता है अलग अलग वे में। कैसे पूछता है, मधुमक्खी के भिनभिनाने में और शेर की गुर्राहट में तारत्व किसका अधिक होगा, तारत्व किसका कम होगा। लड़की की आवाज पतली होती है, क्यों, तारत्व अधिक होने के कारण, तारत्व कम होने के कारण। बस ध्यान रखना है, अधिक और कम में सिर्फ उल्टा हो जाता है। जैसे शेर का जो गर्जना होता है वहां पे तारत्व कम होगा, जबकि जो आपकी मच्छर या मक्खी की जो भिनभिनाहट है ये तारत्व अधिक होने के कारण होती है। लड़की की आवाज पतली होती है मतलब तारत्व अधिक होगा। अब जैसे मेरी आवाज है या किसी मेरे जैसे और किसी लड़के की आवाज भारी है, ठीक है, बोल्ड है, तो वो तारत्व कम होने के कारण होगा। क्लियर हो गया ये चीज। लास्ट पॉइंट है आपका गुणता। गुणता मतलब होता है दोस्तों दो ध्वनियों में अंतर। जैसे दो लड़कियां गा रही हैं तो दोनों लड़कियों की आवाज तो लड़की ने हम समझ जाएंगे कि हाँ लड़की ही गा रही हैं, लेकिन हम क्लियरली बोलते हैं कि ये सुनिधि चौहान की आवाज है, लता मंगेशकर जी की आवाज है। दो लेडीज के बीच में भी हम ध्वनियों में अंतर प्रतीत कर ले रहे हैं, क्यों, ड्यू टू गुणता। ये उनकी गुणता के कारण ही संभव हो रहा है कि हम दो ध्वनियों में अंतर प्रतीत कर ले रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मैंने लिखा है दोस्तों प्रतिध्वनि, इको। हम सबको बहुत ख्वाहिश रहती है कि किसी पहाड़ी स्थान पर जाएं और वहां जोर जोर से चिल्लाएं अपना नाम, और जब हमारा नाम 2 या 3 बार जब रिपीट होता है तो हमें बड़ी खुशी होती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं। मतलब जब स्रोत और परावर्तक सतह मतलब हो सकता है कोई दृढ़ टावर हो, कोई पहाड़ हो, जब परावर्तक सतह से आपकी आवाज टकरा करके गुजरने लगती है बार बार, उसे ही हम कहते हैं दोस्तों प्रतिध्वनि। इसके लिए इंपॉर्टेंट और सबसे नेसेसरी कंडीशन ये है कि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर या तो 16.6 मीटर होनी चाहिए। क्लियर हुआ, ये हो गया आपका प्रतिध्वनि।
अब दोस्तों ध्वनि की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, तो आपको बहुत सारा डाटा है इसका, बट याद क्या क्या रखना है, सिर्फ 2 या 3 आपको। देखिए, एक तो वायु का हमेशा पूछता है रेलवे आपका कि वायु ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकेंड। अब बात करते हैं, आपको 4 ऑप्शन देगा, कांच, लोहा, एल्युमिनियम, रबड़। अब बोलेगा निम्नलिखित में से किनमें ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना है, आपको ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है दोस्तों ठोस में, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। ठीक, ये चीज तो आपको डाटा मालूम है। लेकिन एल्युमिनियम में सबसे अधिक होगी 6420 मीटर प्रति सेकेंड, कांच में होती है 5640 मीटर प्रति सेकेंड, और लोहा में होती है 5130 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो ये डाटा आपको ध्यान रखना है। इतना भी ना ध्यान रहे, एल्युमिनियम को तो कम से कम ध्यान रखिएगा कि एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा होती है, और वायु का आपसे पूछता है कितनी होती है। इनमें आपको डाटा नहीं भी याद रहेगा तो दिक्कत नहीं है, बट वायु को याद रखिएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड। अब एक प्रश्न आपसे बनता है कि हमारे जो कान हैं इन पर ध्वनि का प्रभाव कितने देर के लिए रहता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपके कान पर मेरी वॉइस का, मेरी ध्वनि का प्रभाव कितने देर तक के लिए रहेगा, तो ध्यान रखिएगा 1/10 सेकेंड तक के लिए इसका प्रभाव होता है। ठीक, और लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है दोस्तों, डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव का डेफिनेशन पे अगर बात करते हैं तो स्रोत एवं श्रोता के बीच एक अपेक्षित गति होती है जिससे ध्वनियों में अंतर महसूस होता है। जैसे जब ट्रेन दूर से आती है और वहां से जब विसिल मारती है, अपना साउंड देती है, ठीक है, हॉर्न बजाती है, तो उसका साउंड हमें कम सुनाई देता है। लेकिन जब वही ट्रेन आपके बगल से हॉर्न बजाते निकलती है तो आपका एकदम मतलब एक कान को आपके पसंद नहीं आता है। तो ध्वनियों में अंतर हो रहा है। अगर हमारे घर से आधा किलोमीटर दूर अगर कहीं डीजे बज रहा है तो बड़ा अच्छा लगता है, हम भी अंदर से नाचने का मन करने लगता है। और वही डीजे जब हमारे घर के सामने से निकलता है तो कई बार ऐसा लगता है कि कितना जल्दी निकल जाए तो अच्छा होगा, कर्णप्रिय नहीं होता है। तो ये अंतर ही जो है ये डॉपलर नाम के वैज्ञानिक ने बताया था, और इसी कारण ये जो प्रभाव है ये डॉपलर प्रभाव के नाम से पड़ गया। ये थी दोस्तों आज की मेरी कंप्लीट सिनॉप्सिस तरंग और ध्वनि पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।